कि कुणबी नृत्य जो है ना भारत के किस राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये कुणबी की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य का जो है ना एक प्रसिद्ध जो आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुणबी जो नृत्य है ना ये किस आदिवासी समुदाय के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये जो आपका नृत्य मुख्य रूप से जो है ना गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय के द्वारा जो आपका किया जाता है। और गोवा के प्रसिद्ध अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो जैसे कि आपका फुगड़ी हो गया, ढालो हो गया, देखनी हो गया और कुणबी, ये सारे जो आपके लोक नृत्य है ना ये आपके गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि राठवा निघेर ये जो आपका नृत्य मुख्य रूप से जो है ना भारत के किस राज्य का जो है एक आपका लोक नृत्य है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये राठवा निघेर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका गुजरात राज्य का जो है ना एक आपका फोक डांस है। तो ऑप्शन सी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका बताता है कि प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक जो है ना ये आपके कौन है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस उपन्यास की लेखिका जो है ना ये आपका प्रिया हजेला है। और ये जो इनका पहला उपन्यास था जिसे आपका मतलब कि हार्पर कॉलिंस के द्वारा जो है ना ये आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले लेडीज टेलर ये जो पुस्तक है ना ये आपका किस विषय पर आपका आधारित है। तो देखिए ये जो आपका कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की जो है ना पृष्ठभूमि पर जो है आपका आधारित है। और ये उन शरणार्थियों के संघर्ष और अटूट साहस को जो आपका दर्शाता है जो अपना सब कुछ खोकर फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश जो आपके करते हैं। और इसमें अगर मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र की बात कर ले तो ये कहानी का जो केंद्र है ना ये गुरुदेव नाम का एक सिख व्यक्ति है जो विभाजन के बाद जो है ये आपका पाकिस्तान से दिल्ली आता है और महिलाओं के कपड़े बनाने यानी लेडीज टेलर का व्यवसाय शुरू कर जो है ना अपना जीवन फिर से मतलब कि संवारने की कोशिश जो आपका करता है। जो कि आपका इस उपन्यास का जो है ये आपका मेन कैरेक्टर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी प्रिया हजेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला जो है ना मुख्य रूप से किस शैली से आपका प्रभावित है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पंचमहल की वास्तुकला शैली की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बौद्ध विहार शैली से जो आपका प्रेरित है। जो कि एक आपका पिरामिड नुमा चार मंजिला जो है ना ये आपका इमारत है। और इसे जो आपका हवा महल भी जो आपका कहा जाता है जिसमें आपके 176 नक्शीदार खंबे हैं। और ये जो संरचना है ना ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण जो है आपका माना जाता है। जो कि आपका हिंदू और बौद्ध शैलियों से जो है ना गहरे रूप से जो है आपका प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन में आपका बौद्ध विहार शैली आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना कब और किसके द्वारा आपका करवाया गया था। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ना ये आपका मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1571 से 1585 ईस्वी के बीच जो है ना इसका निर्माण जो आपका करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है तो ये जो आपका है मतलब कि शहर आगरा के पास स्थित है। और इसे अकबर ने जो है ना अपनी नई राजधानी के रूप में भी जो ये आपका बसाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इसके विशेषता की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका शहर है ना ये आपका लाल बलुआ पत्थर से आपका बना हुआ है। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जो है ना एक अद्भुत उदाहरण भी आपका माना जाता है। जिसमें आपके बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी जो है ना ये आपका मुख्य रूप से है। और यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि अकबर ने किस संत के सम्मान में जो है ना फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो आपका करवाया था। तो देखिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति सम्मान और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ना ये आपका जो वो बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में जो है 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर आपका राष्ट्रीयकरण से पहले जो है ना भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है ना ये कौन सा था ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए क्षेत्र का बैंक रहा था ये आपका भारतीय स्टेट बैंक रहा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स इज लोकेटेड इन दिल्ली यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल जो है ना ये आपका दिल्ली में स्थित है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका हुमायूं का मकबरा जो वो आपका दिया गया था। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ना ये आपका दिल्ली में स्थित है। और ये आपका मुगल वास्तुकला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण भी जो आपका माना जाता है। जिसे आपका हुमायूं की पत्नी
हाजी बेगम के द्वारा 1565 से 1572 के दौरान जो है ना ये आपका बनवाया गया था। और हुमायूं के मकबरे को जो है 1993 यानी 1993 में जो है ना इसे आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी जो है ये आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फोर्ट विलियम्स की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका फोर्ट विलियम है ना ये आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे जो है आपका स्थित है। और इसे आपका ब्रिटिश काल में 1781 के दौरान जो है ना ये आपका बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। हवा महल की बात करें तो ये आपका राजस्थान की राजधानी ये आपका जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1799 में जो है ना महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो वो करवाया गया था। आगा खान पैलेस की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में आपका स्थित है और जिसका ऐतिहासिक महत्व जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी की नजरबंदी से जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर डज द पी प्लांट क्लाइंब अप ए ट्री और सपोर्ट, यानी मटर का पौधा जो है ना किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से जो आपका चढ़ता है। तो ये मटर का पौधा जो है ना किसी पेड़ या फिर अन्य सहारे पर ये जो आपका टेंड्रिल जो होती है ना यानी जो प्रतान होता है इसके माध्यम से जो आपका चढ़ता है। तो ऑप्शन बी टेंड्रिल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है ना मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है ना उनका पुत्र जो है ये आपका बिंदुसार जो है ना ये मौर्य सिंहासन पर जो आपका बैठा था। और बिंदुसार की बात कर ले तो आपका मौर्य वंश के जो है ये आपके दूसरे शासक रहते हैं और इनका जो आपका मतलब कि शासन काल है ना ये आपका 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासन काल रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना 297 ईसा पूर्व के आसपास ही जो है ये आपका जैन धर्म जो अपना मतलब कि अपना लिए थे और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में जो है ये आपका सिंहासन जो ये आपके त्याग दिए थे। इसके बाद ये आपके जैन मुनि भद्रबाहु के साथ जो है ना श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक भी जो है आपके चले गए थे, जो कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा जो है ना अमित्र घात भी जो है आपका कहा गया है। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है ना कि शत्रुओं का वध करने वाला, ये जो इसका अर्थ होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और धार्मिक झुकाव की बात कर ले तो ये जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना ये आपका जैन धर्म अपनाया था, वहीं बिंदुसार ने जो है ना आजीविक संप्रदाय का अनुयायी मतलब कि अनुयायी था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर मौर्य वंश की अगर क्रोनोलॉजी यानी क्रम के बारे में बात कर ले, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये मौर्य वंश की स्थापना ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। और किसकी सहायता से, देखिए चाणक्य की सहायता से जो है ना नंद वंश के धनानंद को हराकर जो है इन्होंने मौर्य वंश का न्यू यानी स्थापना जो वो किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका शासन काल है आपका 322 से ईसा पूर्व से 297 या 98 ईसा पूर्व तक ये आपका रहा था। फिर आपका दूसरे नंबर पे जो है आपके मतलब कि बिंदुसार रहे थे। इनका शासन काल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी भी जो आपके रहे थे। इसके बाद आपका अशोक महान को जो आपका बनाया गया था। और अशोक महान का जो शासन काल है ना ये आपका 273 से 232 ईसा पूर्व तक जो आपका माना जाता है, जो कि आपके बिंदुसार के पुत्र थे, जो अपनी प्रशासनिक कुशलता और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है ना ये आपके प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद आपके दशरथ मौर्य जो आपके बनाए गए थे, जिनका कार्य मतलब शासन काल 232 से 224 ईस्वी पूर्व रहा था। और ये जो आपके अशोक के पौत्र यानी पोते भी जो आपके रहे थे। वहीं अगर इसके बाद आपका संप्रति बनाए गए थे, जिनका शासन काल आप देख सकते हैं। फिर आपका जो है शालीशुक जो है ये आपके मतलब कि इसके मौर्य वंश के जो आपके शासक रहे थे। फिर आपके देववर्मन को बनाया गया था। फिर आपके संत धवन। फिर आपके जो लास्ट शासक है ना मौर्य वंश के, ये आपके बृहद्रथ रहे थे, जिनका शासनकाल 187 से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। और इन्होंने मतलब कि इनकी जो हत्या है ना इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईसा पूर्व ही जो है ना ये आपका शुंग वंश की स्थापना भी जो ये आपके किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठे थे, तो ये आपका बिंदुसार बैठे थे। तो ऑप्शन बी बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन है ना ये कितने वर्षों के अंतराल पर आपका किया जाता है।
जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में मुख्य जो आपका कुंभ मेला है ना, ये आपका हर 12 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 12 कुंभ अर्थात कहने का मतलब कि 144 वर्ष पूरे होने पर जो है ना, यानी 144 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका महाकुंभ का आयोजन जो आपका किया जाता है। और जिसमें 2025 का जो आपका महाकुंभ है ना, ये आपका विशेष रूप से कहाँ पर, तो आपका प्रयागराज में जो आपका मनाया गया है। और कुंभ मेला तो ये आपका प्रत्येक 12 वर्ष में जो है ये आपका गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर जो ये आपका लगता है। अर्ध कुंभ मेला जो है ये आपका प्रत्येक 6 वर्ष में आपका लगता है। और महाकुंभ मेला जो है ना, ये आपका प्रत्येक 144 वर्षों के बाद जो आपका इसमें महाकुंभ का जो आयोजन है ना, कितने वर्षों के अंतराल पर आपका किया जाता है, तो ये आपका 12 वर्षों के अंतराल पर जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कैस्कटा एंड टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी अमरबेल और जो आपके चिचड़ी या फिर किलनी जो होते हैं ना, ये किस प्रकार के जीवों के उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो एक विकल्प में आपका पैरासाइट्स यानी परजीवी दिया गया था। तो ये परजीवी आपके वे जीव होते हैं ना, जो पोषण के लिए जो है किसी अन्य जीवित जीव यानी जिसमें पोषक या फिर होस्ट जो आपका कहा जाता है, इस पर जो है आपके निर्भर करते हैं और ये पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसे तुरंत जो है ना ये आपके मारते नहीं है, और इसे आपका जो पैरासाइट जो आपका कहा जाता है। और देखिए कैस्कटा यानी अमरबेल जो है ना, एक आपका पादप परजीवी यानी प्लांट पैरासाइट है। इसमें आपके क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए आपका प्रकाश संश्लेषण जो आपका नहीं कर सकता है, यानी ये जो आपका दूसरे पेड़ों पर जो है ना ये आपका लिपट जाता है और अपनी विशेष जड़ों यानी होस्टोरिया के माध्यम से जो है ना उस पेड़ से तैयार भोजन जो है आपका सोख लेता है। इसके अलावा अगर टिक्स यानी चिचड़ी या फिर किलनी की बात कर ले, तो ये जो आपका जंतु परजीवी यानी एनिमल पैरासाइट होता है, और ये कुत्तों, मवेशियों या फिर इंसान की त्वचा पर जो है ना ये आपका चिपक जाता है और उनका खून चूसकर जो है अपना पोषण जो आपका प्राप्त करता है। और अमरबेल और अगर अंतर परजीवी के मतलब कि अंतर की बात कर ले, तो देखिए अमरबेल जो होता है ना एक आपका अंतर परजीवी की तरह आपका व्यवहार करता है और जो कि आपका भोजन को सोखता है, जबकि जो आपका किलनी यानी जो आपका टिक्स होता है ना, एक आपका जो है एक्टो पैरासाइट यानी बाह्य परजीवी होता है, जो शरीर के बाहर रखकर जो है ना ये आपका पोषण जो आपका लेता है। लेकिन आपके जो अमरबेल और जो आपके किलनी होते हैं ना, ये किस प्रकार के जीव के आपके उदाहरण होते हैं, तो ये आपका पैरासाइट्स यानी परजीवी के ही जो ये आपके उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन सी पैरासाइट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए DPIIT के आंकड़ों के अनुसार जो है ना वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में भारत में सबसे अधिक जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ना यानी FDI की बात कर ले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस तिमाही में यानी 2024-25 की पहली छमाही में जो है ना भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला जो आपका राज्य रहा था, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की जो है ना औसत ऊंचाई कितनी होती है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका क्षोभ मंडल है ना, ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है और इसका जो मतलब कि औसत ऊंचाई जो है ना ये लगभग आपका जो है 13 किलोमीटर जो आपका माना जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऊंचाई है पूरी पृथ्वी पर जो है ना एक समान आपका नहीं होता है। जैसे कि आपका ध्रुव पर यानी पोल्स पर इसकी जो ऊंचाई है ना ये आपका कम होता है, यानी लगभग आपका 8 किलोमीटर होता है। और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर इसकी जो मतलब कि ऊंचाई जो है ना ये आपका अधिक होता है, यानी लगभग इसकी जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर ये आपका 18 किलोमीटर होता है। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है आपके तेज संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स हवा को जो है ना अधिक ऊपर तक जो है आपका ले जाता है। और इसके अगर महत्व की बात कर ले तो देखिए वायुमंडल का लगभग 75 से 80% जो आपका मास यानी द्रव्यमान जो है ना इसी परत में जो आपका पाया जाता है। और सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं भी होते हैं ना, जैसे कि बादल बनना, वर्षा, तूफान और बिजली चमकना इसी परत में होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं जो आपका होती है। और टेम्परेचर यानी तापमान की बात कर ले तो देखिए इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है ना ये आपका तापमान जो है आपका घटता है, यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना तापमान आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कम हो जाता है, जिसे सामान्य जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट भी जो है ना ये आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना ये आपका 13 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के परत से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर देखकर जाइएगा। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल को तापमान और ऊंचाई के आधार पर जो है ना 5 मुख्य परतों में जो आपका विभाजित किया गया है, जो कि सतह के ऊपर की ओर उनकी जो औसत ऊंचाई की अगर सबसे पहले आपका कौन आता है तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल आता है, जो कि सतह से लगभग जो है ना 12 से 15 किलोमीटर तक है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका सबसे निचली परत है, जहाँ पर मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल, बारिश, आंधी जो है ये आपका इसी मतलब कि क्षोभ मंडल में होता है। सेकंड आपका जो वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल है, जिसका जो औसत ऊंचाई है लगभग आपका 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये समताप मंडल में जो आपका ओजोन परत होती है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है ना, इसको जो आपका अवशोषित करती है। और हवाई जहाज अक्सर जो है ना इसी परत के निचले हिस्से में जो आपके उड़ते हैं। थर्ड आपका जो वो मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल है, और इसकी जो लगभग औसत ऊंचाई है आपका 50 से 85 किलोमीटर तक है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये आपका वायुमंडल का सबसे मतलब कि ठंडा हिस्सा है। और उल्कापिंड इसी परत में जलकर जो है ना ये आपके नष्ट होते हैं। फोर्थ आपका जो है थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल है, और लगभग आपका 85 से 600 किलोमीटर या फिर 700 किलोमीटर तक जो है ना ये आपका है। इसके अलावा अगर इसकी विशेषता की बात कर ले तो यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ जो है बहुत तेजी से आपका बढ़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कि अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह जो है ना इसी परत में आपका कक्षा में होते हैं। और जो सबसे लास्ट यानी जो आपका एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है आपका 600 से 700 किलोमीटर से लेकर जो है 10,000 किलोमीटर तक होता है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये आपका वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो धीरे धीरे जो है ना आपके स्पेस यानी अंतरिक्ष में जो है ये आपका विलीन हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक जो है ना ये आपके कौन है। तो देखिए आनंद मठ जो कि आपका एक बंगाली उपन्यास है, और इसे जो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है ना ये आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसका प्रकाशन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपका वर्ष 1882 में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। और भारत का जो आपका राष्ट्रीय गीत है जो कि आपका वंदे मातरम है, और इसी उपन्यास से जो है ना ये आपका वंदे मातरम को जो आपका लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले तो देखिए आनंद मठ की जो कहानी है ना ये 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल के विनाशकारी अकाल पर जो है ना ये आपका आधारित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन को जो है ना किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मेम्ब्रोफोन आपके वे वाद्य यंत्र होते हैं ना जिसमें आपके ध्वनि जो है एक तनी हुई झिल्ली या फिर खाल को पीटने या फिर थपथपाने से जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्हें जो है आपका अवनद वाद्य जो है ये आपका कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये ढोलक हो गया, तबला हो गया, मृदंगम हो गया, नगाड़ा हो गया, ड्रम और ढोलक इसके जो है प्रमुख उदाहरण जो आपके माने जाते हैं। यानी ये जो आपका मेम्ब्रोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं तो ये आपके तनी हुई झिल्ली वाले तंत्र या फिर अवनद वाद्य जो आपके कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य वर्गीकरण की बात कर ले तो देखिए क्रोडोफोन्स ये आपके तार वाले यंत्र होते हैं जैसे कि सितार, वीणा हो गया। एरोफोन्स ये आपका हवा वाले यंत्र होते हैं जैसे कि बांसुरी और शहनाई हो गया। आइडियोफोन्स की बात करें तो आपका घन वाद्य होते हैं जो स्वयं टकराकर जो ये आपके बजते हैं जैसे कि आपका मंजीरा या फिर झांझ हो गया। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी के रचयिता जो है ना ये कौन है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका बृहदेशी जो है ना ये आपका इसकी जो रचना ये संभवतः आपका 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच जो है ना ये मतंग मुनि के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी मतंग मुनि आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहले जो आपका राग शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ना इसी महत्वपूर्ण ग्रंथ में जो आपका किया गया था, जिसमें पहली बार आपका राग शब्द को जो है तकनीकी रूप से आपका परिभाषित किया गया था। और शास्त्रीय संगीतों में राग का विस्तृत वर्गीकरण भी जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात करें जैसे कि भरत मुनि आपका दिया गया था, तो ये भरत मुनि ने जो है ना ये आपका नाट्य शास्त्र जो आपका लिखा था। सरंग देव ने जो है ये आपका संगीत रत्नाकर की जो है आपका रचना किए हैं। पंडित दामोदर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके संगीत दर्पण के लेखक हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चैल्कोलिथिक शब्द का जो प्रयोग है ना, इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए चैल्कोलिथिक युग मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका कॉपर प्लस स्टोन यानी तांबा प्लस पत्थर युग जो है ना, ये आपका माना जाता है। और इसे आपका ताम्रपाषाण युग भी जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का जो है, ये आपका संक्रमण काल जो है आपका माना जाता है। इसके अलावा अगर मुख्य विवरण की बात कर ले तो देखिए चालकों का अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए चालकों का जो अर्थ होता है ना, ये आपका तांबा होता है, और लिथिक का जो अर्थ होता है ना, ये आपका पत्थर होता है। यानी इस युग में पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी जो आपका किया गया था। और चैल्कोलिथिक का अगर समय काल पूछा जाए तो देखिए भारत में ये लगभग आपका जो है ना 2000 ईसा पूर्व से आपका 700 ईसा पूर्व के बीच जो आपका माना जाता है। और इसे आपका कॉपर स्टोन एज भी जो आपका कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि चालकोलिथिक शब्द का प्रयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए आपका किया जाता है, तो आपका तांबा और पत्थर का युग को दर्शाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज नन बाय विच नेम, यानी तरल पदार्थ, गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर साइंस से आता है कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स, यानी वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर जो है ना कोई ठोस पिघलकर जो है द्रव बन जाता है, इसे आपका क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है ना कोई ठोस पिघलकर जो है ये आपका लिक्विड यानी द्रव बन जाता है, तो उसे आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी आपका गलनांक बिंदु जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की अगर विवरण की बात कर ले तो देखिए वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलकर जो है ना ये आपका गैस बन जाता है, उसे आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक आपका कहा जाता है। वह तापमान जिस पर द्रव्य जमकर जो है ना ये आपका ठोस बन जाता है, इसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ना, ये आपका ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरफेसी अधिनियम जो कि आपका 2002 में आया था, ये मुख्य रूप से जो है ना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित ही आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये सरफेसी का एक्ट का आपके सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट होता है। और इसका पर्पस क्या है, तो देखिए इसका जो मेन आपका मतलब कि उद्देश्य है ना, ये कम बैंक्स को जो है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकवर करने में जो है ये आपका मदद करता है। यानी ये जो आपका सरफेसी एक्ट है ना, ये आपके बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी बैंकिंग और वित्त क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है ग्रेशियस का जो आपका मतलब कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। तो देखिए ग्रेशियस का जो मतलब होता है ना, बिना किसी अच्छे कारण या फिर मुक्त होता है। और इसका जो सही आपका मीनिंग होता है ना, ये आपका GRATUITOUS होता है। तो ऑप्शन ए वाला जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ब्रिस्क का जो है आपका सही विलोम शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए ब्रिक्स का जो अर्थ होता है ना, ये आपका फुर्तीला या फिर तेज होता है। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया था ब्रिस्क का। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये आपका क्या होगा कि स्लो यानी धीमा होगा। स्लो किस ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।